नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम इनसे मिलिए में। दर्शकों, आज कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे हिमाचली पहाड़ी लोकगीतों के जायके का, और इस जायके का अनुभव कराने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे अतिथि मौजूद हैं जो कि संबंध रखते हैं ज़िला कांगड़ा के पालमपुर क्षेत्र से, और कहीं ना कहीं आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं इनकी कविताओं के माध्यम से, इनकी रचनाओं के माध्यम से और इनकी लोक गायकी के माध्यम से। हम बात कर रहे हैं श्री पीसी सीपी जी की, जिन्हें आप जी हाँ प्यार चंद सीपी के नाम से भी जानते हैं। और आपको बताना चाहेंगे अनुभव के आधार पर इन्होंने, अगर बात करें, इन्होंने जी हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन जो लोक गायकी का चस्का इस तरह से इनके जहन पर रहा कि इन्होंने अपनी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसको छोड़ दिया, और कब और कैसे ये इनके जो तार हैं वो संगीत खासकर लोक गायकी की ओर बढ़े, जानेंगे इनसे और आनंद लेंगे आज पहाड़ी लोकगीतों के जायके का। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद रुचिका जी, और मैं दूरदर्शन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ सचमुच में। तो मैं मूलतः धौलाधार की वादियों बसे कांगड़ा जिला के तहसील पालमपुर के छोटे से गांव गोपालपुर का रहने वाला हूँ जी। इससे पहले हमारे गांव एक दराटी नाम जगह है, उससे 2 किलोमीटर नीचे, वहाँ से हमारा जो परिवार वहाँ रहता था। मैंने अलग से बनाया है मकान नौकरी के बाद। तो प्रारंभिक जो शिक्षा हमारी वो वहीं गांव में ही हुई है, गांव में ही हम लोग बले पड़े हैं और वहीं से ही शुरुआत हुई है हमारी। तो वो बचपन जो बीता वो काफ़ी थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, मुफलिसी में बीता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब लोगों ने अपनी अपनी कही थी, मेरी बात कुछ और है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। अब वो दौर बीता, अब कुछ नए उसमें से जो क्रियाकलाप थे उनके साथ हम जुड़े, और आज थोड़ा भगवान ने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो हम आभारी हैं, भगवान के बहुत शुक्रगुजार हैं। जी, बहुत खूब। आपने दौर की बात की, तो वैसे तो वस्तुतः आप जुड़े थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन किस तरह से सरकारी नौकरी को छोड़कर आपका जो रुख है, आपकी जो तार है, वो लोक संगीत की ओर जुड़े? जी रुचिका जी, बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद दूरसंचार विभाग में बतौर टेलीफोन इंस्पेक्टर जो अपने शुरुआत की थी नौकरी को, वो उससे की थी, और अपर शिमला के जिला कोटखाई से मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद पदोन्नति के बाद मैं जेटीओ बना, उसके बाद एसडीओ, और उसके बाद मैं एज डिविजनल इंजीनियर दूरसंचार विभाग से चंडीगढ़ से मैंने आखिर में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है। तो वो एक जुनून था, पैसन भी था, क्योंकि ये एक ऐसा उस दौरान ये दौर चला था कि एल्बम्स लोग बना रहे थे। हमें भी संगीत का वो बचपन से ही जो कानों में मेरी माता श्री गाया करती थी, और वो कानों में जो पड़ती थी धुनें, जो अक्सर मुझे बीच बीच में कई बार वो प्रेरित करती रहती थी कि कुछ करना चाहिए। तो हमने बचपन से सीखा था उनसे थोड़ा बहुत ऐसे गुनगुनाना। तो वो मतलब दिल में थी कि हम भी कुछ इसको ही क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, और वो पैसन था एक। तो फिर इसलिए मैंने वो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली, और आज फिर इसी को थोड़ा सा हम लोग साहित्यिक उसमें भी रुचि है, तो उसी विधा को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो क्यों ना आपकी जो स्वेच्छा थी और आपका जिसमें जुनून रहा है उसकी झलक दर्शकों को भी दिखाएं। आपसे सुनना चाहेंगे लोक गीत। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जिस तरह बेटियों को प्यारा है मायका, जिस तरह बेटियों के लिए प्यारा है मायका, उसी तरह खूबसूरत है पहाड़ी लोकगीतों का ये जायका। तो मैं अपनी पहली एल्बम जो मेरी थी, हमने बनाई थी, वो नारो मेरी स्वर्गीय माताश्री को हमने डेडिकेट की थी। तो उसकी जो 8 गाने थे, उसमें से एक मैंने स्वरचित एक गणेश वंदना लिखी थी, और उसका संगीत भी तैयार किया था खुद ही। तो उसकी मैं 2 पंक्तियाँ सुनाने से पहले मेरी एक स्वरचित सरस्वती वंदना है, मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। जी जरूर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, सद्बुद्धि दो हर अंधकार लो माँ, हे ज्ञान दा सभी दुख से उबारो,
बिगड़ी हमारी संवार दो माहे शारदे माँ। इसके बहुत सारे बंद हैं आगे, पर मैं आपको वो कभी फुर्सत में फिर सुनाएंगे। तो जो पहली एल्बम का एक गाना था जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो माता के नाम से ही शुरू होता है, 2 लाइनें मैं उसकी सुना देता हूँ आपको। वो गदयाली हमारा जो फोक है, बेसिकली चंबा का ऊपर भरमौर का वो है जी। तो हो जड़ू तेरा ढीला ढीला डोरा नारो बामणी, जड़ू तेरा ढीला ढीला डोरा नारो बामणी, ओ ढीले डोरे ढाकणो मरोड़े नारो वामणी। ये पूरी एल्बम का गाना है, इसके आगे भी और छंद हैं जी, बहुत खूब आपको मिलेंगे उसमें। तो ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, शौक जुनून आपका बन गया और पहली जो एल्बम आपके लिए बहुत खास रही, काफ़ी इसे सराहा गया, तो कितना संघर्ष इसके पीछे रहा? देखिए, संघर्ष की बात करें तो ये जब मैंने ये एल्बम बनाने शुरू करी थी तो एक लेआउट प्लान था दिमाग में, पर इसमें जो समय का जो हमने समय लगना था इसमें वो, और जो पैसा खर्च होना था उसमें, वो एक आड़े आ रहा था उसमें, क्योंकि इसमें अमूमन एक आप ऑडियो के ही रिकॉर्ड करवाते हैं तो उसमें कम से कम भी, आजकल तो काफ़ी लोग हो गए हैं, स्टूडियो काफ़ी खुल गए हैं, उस दौरान ये कम थे। तो मैंने शिमला में ही, यहाँ पे टूटू में स्टूडियो था, वहाँ ये रिकॉर्डिंग करी थी। तो बेनी अब्रोल जी का संगीत था, उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे, जब मैंने इकट्ठे 8 गानों का उनको बोला कि 8 गाने में इकट्ठे कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा बजट कम लगेगा, तो तब मैंने इनको, मुझे 50,000 रुपये में मैंने 8 गाने रिकॉर्ड किए थे ये। तो उसके बाद इनके वीडियोज़ बने अलग अलग, तो उसमें एक एल्बम के एक गाने को बनाने के लिए कम से कम 30-40 हज़ार रुपये खर्च आता था, कम से कम जी। तो वो अफोर्डेबल भी नहीं था इतना, फिर भी वो जुनून था, पैशन था, भाई करना है कुछ, तो करा। उसके लिए समय निकाला, मतलब नौकरी से थोड़ा सा समय निकाल करके थोड़ा बचत करते थे जी। और फिर इस पे गए तो किया इसको, अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला। खासकर ये जो मैंने गाना आपके साथ गुनगुनाया है, ये काफ़ी चला था गाना जी। आप कांगड़ी संस्कृति से काफ़ी गहराई से जुड़े हैं, पले बड़े उसी संस्कृति में हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं, और ज़रूर एक कांगड़ी लोकगीत भी आपसे सुनना चाहेंगे। कांगड़ी संस्कृति, देखिए हम मूलतः, मैं कांगड़ा का रहने वाला हूँ, और हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर एक चंबा से भरमौर से जुड़ी है, तो हम में 2 संस्कृतियों का समावेश है। एक वो गदयाली जो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक जो कांगड़ी है। तो कांगड़ी जो संस्कृति है वो अपने आप में काफ़ी अनूठी है। उसमें लोक परंपराओं के हिसाब से अलग अलग समय के जो चलन में गीत हैं, जैसे शादी ब्याह के हैं, या जन्म मुंडन के संस्कारों के गीत होंगे, या मेहंदी हल्दी के गीत होंगे, वो सारे अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं जी। तो उसी तरह जो हमारा गदयाली कल्चर उसका भी है। तो कांगड़ी का मैंने एक ना श्री कृष्ण भक्ति को लेकर के, एक मैंने ना श्री कृष्ण और यशोदा का संवाद है आपस में जी। जब कंस मामा श्री कृष्ण के उनको बुलाते हैं मथुरा में कि मल्लयुद्ध के लिए उन्होंने कुश्तियों का आयोजन किया होता है, तो वो यशोदा श्री कृष्ण को रोक रही हैं, वो कह रहे हैं, कहना कह रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना है। उसके ऊपर मैंने एक खुद स्वरचित रचना लिखी है जिसका संगीतबद्ध किया हुआ है। तो उसके मैं आपको कुछ बोल आपको सुनाता हूँ। उसका शीर्षक है छिंजड़ी करके रखा, छिंजड़ी ही है उसका। हो गढ़ मथुरा लगी छिंजाता छिंजा जाना दे, गढ़ मथुरा लगी छिंजाता छिंजा जाना दे, हो जाना दे आओ मेरी माए तू छिंजड़िया जाना दे आओ मेरी माए छिंजड़िया जाना दे। माँ यशोदा क्या बोल रही हैं उनको?
हो अणसुधी अड़ियां न पाया तू मेरे आ कान्हा वे, अणसुधी अड़ियां न पाया तू मेरे आ कान्हा वे, तुद घुड़नी क्या छींज हो मेरे आ कान्हा वे। वो कह रहे हैं कि तू छोटा सा नन्हा सा बालक है, तू वो मल्ल युद्ध नहीं जीत सकता, ना ही उसमें जा सकता है, तो तू रहने दे। तो इसके बहुत लंबा गाना है, 8-9 मिनट का गाना है। इसमें पूरा संवाद है। आखिर तक जब कंस का वध कर देते हैं श्री कृष्ण और खुद सृष्टि की पूरी जब रचना और सृष्टि को अपने जब मुंह खोल के दिखाते हैं, यशोदा जब माँ जब अचेत हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, तो इसका पूरा इसमें वर्णन किया है मैंने। जी, बहुत खूब। आप न केवल लोक गायक हैं बल्कि आप खुद लिखते भी हैं, आप एक साहित्यकार भी हैं, सृजन करते हैं आप साहित्य की तमाम विधाओं का, चाहे वो कहानी हो चाहे वो कविता हो, सहज ही आपके कंठ से प्रवाहित होती रहती है। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप गत वर्ष भी आप राष्ट्रीय स्तर की जो कवि गोष्ठी हुई है उसमें आपने भाग लिया है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं, किस तरह से गायकी से बढ़कर आप आगे बढ़े और साहित्य सृजन की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारे इस जो पंखों को परवाज मिली, बेसिकली मुझे अपने यहाँ पे हिमाचल के जो आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं यहाँ से मिली और बहुत प्रोत्साहन मिलता है और बहुत हम लोगों को एक ये बूस्ट का काम करता है। तो ये प्रेरणा यहीं से चली और यहाँ से हमें एक नया रास्ता, नई राह भी मिली। तो ये गायकी का और इसका सिलसिला तो चलो बचपन से था, कुछ खून में ही था जी। तो ये साहित्य की तरफ जो रुचि थी, तो ये स्कूल जब मैं 10वीं कक्षा का छात्र था तो कार्यक्रम एक हमारे तब उस वक्त के यहाँ पे हिमाचल के जो मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे, तो हमारे स्कूल में कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ आए हुए थे, तो मैंने वहाँ उनको एक कविता सुनाई थी, अपने स्कूल के ऊपर लिखी हुई थी। उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता चला, कॉलेजेस में गए, आगे गए। तो उसके बाद राष्ट्रीय कवि संगम एक संस्था है, नेशनल लेवल की है, उसका मेन जो मुद्दा है वो राष्ट्र जागरण धर्म हुआ हमारा जी। तो ये उनका वाक्य है, मूल मंत्र है। तो वो दिल्ली में हमने अभी दिसंबर में एक कवि गोष्ठी की थी छतरपुर में जी। तो वहाँ पे काफ़ी जो मेरी कविता मैंने तिरंगा जी। हाँ जी, तो वो सुनाई थी मैंने, तो वो बहुत सराही गई और काफ़ी अच्छा लगा। वो मेरी खुद की लिखी हुई कविता है, उसकी वो भी गीत के रूप में ही है रचना। तो मैं अगर आप चाहें तो मैं 2 बोल उसके सुना सकता हूँ। ये समर्पित है मेरे वीर जवानों के लिए। और क्योंकि आप कांगड़ा को वीर भूमि कहा जाता है जी, बिल्कुल, आपको पता ही है कांगड़ा के कैप्टन सौरभ और जो जी कैप्टन विजय कालिया जी हुए, बत्रा जी हुए, और कांगड़ा से ही हमारे जो पहले जनरल हुए हैं वो सोमनाथ शर्मा जी हुए हैं। तो वीर भूमि तो चलो पूरा हिमाचल ही है, हिमाचल का सेना में बहुत सारा योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता, पर कांगड़ा का भी अपना अलग से योगदान रहा है। तो मैं वो तिरंगे के ऊपर आपको चंद लाइनें सुनाता हूँ। मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। पूछे जो कोई मुझसे मैं कौन हूँ नाम मेरा, कह दूँ मैं ये चुपके से, पहचान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। मैं डरता नहीं जंग से, बह जाए लहू अंग से, थोड़ा रूह घबराती है, ये जो भीतर घाती है, जरा संभल के रहना तुम, बने आत्मघाती है। मैं लौट के आऊंगा फिर सबको बताऊंगा, जीता हूँ तेरे लिए माँ,
एहसान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। वो कहते हैं ना, जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गातपि गरीसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। तो मैंने कुछ इस तरह का संदेश देने की कोशिश की है इसमें। और वीर जवानों के लिए तिरंगे के क्या मायने हैं, हम वतनों के लिए, हमारे लोगों के लिए तिरंगे के क्या मायने हैं। बहुत खूब। और शायद इसी कारण आपको समय समय पर आपको बहुत सारे प्रशस्ति पत्रों एवं पदकों से सम्मानित भी किया जाता है, हर मंच पर आपको देखा जाता है। अगर बात करें आपकी कहानी की, तो आपकी एक ई बुक भी लॉन्च हुई है, निशा की प्रभात फेरी। तो लोक गायकी, साथ में आप कविता लेखन और साथ ही साथ कहानी लेखन, किस तरह आप अपनी दिनचर्या को मैनेज करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। धन्यवाद रुचिका जी। वास्तव में जब हम ऐसे मंचों से जुड़े होते हैं, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन जब आप लोग करते हैं, प्रतिभाओं को निखारने संवारने का काम करते हैं, तो एक अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है, या कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना होती है, जज्बा होता है, वो अपने आप जन्म लेता है, वो प्रस्फुटित होता है जी। तो कहानी या कविता ये बरबस ही अपने आप, कई बार हम लोग जा रहे होते हैं कहीं, तो कोई दृश्य ऐसा देख लिया, या आज का जो परिवेश है उसमें कुछ जो घटित होता है, उससे कई बार कोई शीर्षक उठा लिया, कोई दृश्य से देख लिया है कुछ। तो मेरी जो कहानी अमेजोन पे जो मैंने ई बुक के रूप में डाली है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना था, नए नए उसमें अब विधा भी चेंज हुई है, उसकी बदला है, क्योंकि अब प्रिंटिंग का ज़माना वो थोड़ा सा धीरे धीरे बैकफुट पे जा रहा है। तो उतना बैकफुट पे नहीं है, पर फिर भी मतलब जो लोगों को ई बुक मतलब सॉफ्ट, यानी कि समय के साथ हम लोगों को ढलना है, चलना है, तो वो मैंने निशा की प्रभात फेरी उसका शीर्षक था। तो इसमें दो पात्र हैं, निशा और प्रभात। और वैसे इसका एक और पहलू भी है, निशा रात्रि को बोलते हैं और प्रभात सुबह के। तो मतलब निशा एक जो उसका पारिवारिक जो जीवन है, जो वो एक बिल्कुल शोषित, और उसको कहते हैं ना गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है, एक लड़की है जिसकी शादी जो होती है, जो प्रभात के साथ होती है, तो वो उसका शोषण होता है वहाँ पे, और वो उसको मतलब छोटी उम्र में ब्याह दिया जाता है। उसके मन में पढ़ने की ललक थी, लालसा थी, वो नहीं पूरा कर पाती। तो उसको वहाँ पर जब आपको पता है कोई दहेज प्रताड़ना या उस तरह के कुछ जो कुरीतियाँ फैली हैं हमारे समाज में अभी भी, कहीं ना कहीं उस पे वो दिल को चोट करती हैं। तो वो मैंने वहाँ से शीर्षक उठाया था। फिर वो उसने उन सब कुछ सहने के बाद भी अपने आप को जिंदा रखा, उस काबिल समझक। कहीं ना कहीं एक बार तो उसके मन में आया कि मैं इसको अपनी ई लीला समाप्त कर लूँ, मैं जाकर के अपने मेरी प्रभात के घर में, मतलब सुबह की मेरी फेरी प्रभात के घर में आखिर होगी। फिर पर नहीं, उसने फिर अपने आप को सबल किया और वो सहारा दिया और अपनी मन की आवाज़ सुनी, और वो फिर उसने पढ़ाई जारी रखी और आगे जा कर के वो अच्छा पढ़ लिख करके पुलिस ऑफिसर बनती है और फिर उनको सबक भी सिखाती है। तो ये कहानी का जो शीर्षक था और जिसके बीच की जो एक विवरण है वो इस तरह का है, यानी कि समसामयिक सामाजिक विषय पर आपका गहन अध्ययन रहता है और उसी पे आप प्रहार करते हैं, लिखते रहते हैं। इसके साथ साथ आप अगर बात करें, आप बांसुरी वादन भी करते हैं। आपकी आप बहुत प्रतिभाशाली हैं और आपकी शायद छुपी हुई प्रतिभा ये भी है कि आप बहुत अच्छी बांसुरी वादन करते हैं। तो क्यों ना दर्शकों को एक लोक जो गीत है या फिर लोक धुन बांसुरी के साथ आप सुनाएं। जी जरूर, मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे मैं इस पे उतना अच्छा शायद ना सुना पाऊँ, फिर भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको क्योंकि एक गाना है पहाड़ी, मारे देश सारा दिल दिल्ली ये वो दिल्ली मेरे पहाड़ा दिल शिमला, तो उसी को मैं आपको गुनगुना के इस पे बजा के सुनाता हूँ जी। और माए नी मेरी जम्मू दी राह चंबा है कितनी की दूर जी। बहुत बढ़िया।
बहुत खूब, बहुत सुरीला आपने बांसुरी वादन अभी किया। और मायने मेरी शिमला कितना दूर, जी वो भी था इसमें एक। जी, शिमला की जो खूबसूरती है कहीं ना कहीं आपकी बांसुरी की धुन से बयां हो रही थी। और अगर बात करें लोक गीतों की, लोक गायकी की, उसमें तो आपकी महारत है ही। अगर बात करें जिस तरह से आपने कहा कि लोक गायकी आपको विरासत में मिली है, तो क्या बांसुरी वादन भी आपको विरासत में मिला है, या कितना प्रयास आपको इसके लिए करना पड़ा? रुचिका जी, ये भी एक विचित्र कहानी है। संयोग से हमारा जो पारिवारिक माहौल था, तो मेरी माँ ने जैसे जिक्र किया वो गुनगुनाती थी, वो गाया करती थी। मेरे पिताश्री ये इसको बांसुरी बजाते थे, ऐसे छोटी छोटी जो लोकल धुनें होती थी। तो हम मेले से एक दो बार ले आए खरीद के बांसुरी, तो उससे हमने शुरू कर दिया था ये जी। तो बस वहीं से थोड़ा थोड़ा सिलसिला शुरू हुआ। बाद में इसको प्रॉपरली कहीं से सीखा नहीं है, पर मैं इस पर फिल्मी धुन वगैरह कुछ निकाल लेता हूँ, अगर वो ऐसे कोई कभी अपने पसंद के गाने जो होते हैं। उसके अलावा एक वो माउथ ऑर्गन होता है, वो भी शौक रहा। अपने गुजारे लायक थोड़ा बहुत मैं हारमोनियम भी प्ले कर लेता हूँ। यानी कि काफ़ी जीवंत आपकी प्रतिभा है। चाहे लोक गायकी समझें, अपने कार्यक्षेत्र को समझें, साहित्य रचना समझें, या फिर लोक वादन को समझें। तो एक और अगर हम बात करें, आप साहित्य से जुड़े रहते हैं, तमाम राष्ट्रीय मंचों पर आप अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं, तो किस तरह से रहता है आपका जो राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में आप अपना जो अनुभव साझा करना चाहें, किस तरह का रहता है? धन्यवाद रुचिका जी। दरअसल में हम 3-4 ऐसे जो साहित्यिक मंच हैं उनसे जुड़े हुए, जैसे एक शब्दांचल था हमारे पास, राष्ट्रीय कवि संगम है, एक हमारा पपरोला में शेष साहित्य सदन है, और एक दो और मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान की। वही हमें ना दैनिक प्रतियोगिता का एक विषय देते हैं, हम उसके ऊपर ना लिखते हैं। तो वो उसमें लगभग 100-150 जो कवि होते हैं वो दैनिक प्रतियोगिता में रचनाएं भेजते हैं। उसमें से आज दिन तक जो मैंने अनुभव किया है, टॉप 10 में हम लोग हमेशा रहे हैं उसमें। तो सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, ऐसे ऐसे रचनाओं में बहुत सारे उन्होंने प्रशस्ति पत्र दिए हैं। और मैंने अभी हाल ही में हम मध्य प्रदेश के एक ओरछा जगह है, वहाँ पे राष्ट्रीय कवि संगम का सम्मेलन हुआ, तो वहाँ गए थे। तो वो मैंने एक श्री राम के ऊपर, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अभी इसमें जनवरी में जब हुई थी, तो तब मैंने एक श्री राम जी के ऊपर भजन लिखा था। तो मैं 2 लाइनें बिल्कुल, वो ऐतिहासिक पल हर व्यक्ति के जहन में इस समय यादगार रहता है, तो क्यों नहीं जी। सज गई है अयोध्या, आज हो गया है अद्भुत आगाज। सजने लगी है अयोध्या, आज हो गया है अद्भुत आगाज। राम लखन वैदेही हनुमत संग आए हैं करने काज। सज गई है अयोध्या, आज हो गया है अद्भुत आगाज। सज गई है अयोध्या, आज हो गया है अद्भुत आगाज। ये भी काफ़ी लंबी रचना है, इसके 4-5 बंद हैं। तो ये मैंने स्टार्टिंग के जो 2 हैं ये सुनाए हैं जी। पीसीसीपी जी, आपका सफ़र जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ गहरा रहा है, तो आप ज़रूर कुछ बताना चाहें अपने सफ़र के बारे में, और जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन मेरे लिए तो बहुत एक संजीवनी का काम करते हैं, और मैं बहुत आभारी हूँ प्रसार भारती के इन दोनों अंगों का। और मेरा जो आकाशवाणी और दूरदर्शन से नाता जो जुड़ा, वो सन 1992 से मैंने कांगड़ी कवि गोष्ठी में और 93 में 2 बार यहाँ पे प्रतिभागिता की थी जी। और उसके बाद 2004 में मैंने दूरदर्शन में पदार्पण किया, तो वो कृषि वार्ता, एक भेंट वार्ता थी, उसमें किया। उसके बाद मैंने हिम कलश किया। यानी कि आप काफ़ी समय से इस परिवार के साथ जुड़े हैं, तो कुछ संदेश आप देना चाहें, और आपका धन्यवाद भी हम करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती समय निकाला और दूरदर्शन के साथ जुड़े। मैं संदेश क्या दूं, मैं तो आभारी हूं हमेशा। और मैं कहता हूं कि कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बहुत खूब, आपसे गुजारिश उसी तरह दूरदर्शन की है छवि। बहुत खूब, तो क्यों ना आप अपनी बांसुरी के साथ हमारा अभिवादन करें और दर्शकों का अभिवादन करें।
और दर्शकों, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। छोड़ चलते हैं आपको हमारे आज के अतिथि की बांसुरी की लोक धुन के साथ। मैं आपको छोटी सी धुन और सुना देता हूँ।